गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र हम लोगों का टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद जो आगे का टॉपिक हम पढ़ने जा रहे थे वो है हमारा निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर। जैसा कि हम इन दोनों क्षेत्र के बारे में तो हम लोग समझ चुके हैं, इनकी लाभ हानि भी हम पढ़ चुके हैं और दोनों का क्षेत्र कार्य व्यवसाय कोई प्रोत्साहित करना है, व्यवसाय करना है, फिर भी इन दोनों में अंतर है। उन दोनों का अंतर को हम इस टॉपिक के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले निजी क्षेत्र का अंतर में जो टॉपिक है, पॉइंट है स्वामित्व। स्वामित्व मीन्स होता है अधिकार। तो निजी क्षेत्र पर निजी उद्योगपतियों का अधिकार होता है, यानी जो प्राइवेट सेक्टर में जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रियाँ जो रहती हैं, उस पर किसी एक व्यक्ति का पार्टिकुलर अधिकार रहता है, तो वो निजी तौर पर अधिकार माना जाता है। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, सरकार का अधिकार होता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का जो अधिकार होगा वो स्वामित्व, इसका जो स्वामित्व होगा वो कौन होगा? सरकार। और इसका जो स्वामित्व होगा वो कोई एक व्यक्ति उद्योगपति होगा। उपभोक्ता सम्राट, इसमें उपभोक्ताओं को प्रमुख स्थान दिया जाता है, उसकी मांग के अनुसार उत्पादन किया जाता है। निजी क्षेत्र में क्या होता है कि जो व्यवसाय का मुखिया यानी जो व्यवसाय करते हैं उसमें सबसे बड़ा जो ग्राहक को मुख्य व्यक्ति माना जाता है। मतलब ग्राहक की संतुष्टि पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ग्राहक की रुचि के अनुसार ही कार्य किया जाता है और उसी के पसंद के अनुसार ही वस्तुओं का एक तरह से उत्पादन किया जाता है। इसलिए इसमें बताया गया है कि ग्राहक को उपभोक्ता सम्राट माना गया है। निजी क्षेत्र क्या करते हैं? ग्राहक को यानी उपभोक्ताओं को अपना सम्राट मानते हैं, ग्राहकों को मुख्य स्थान देते हैं। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन जो होता है वो किसी एक व्यक्ति या ग्राहक को ध्यान में रखकर नहीं होता। जो भी उत्पादन किया जाता है वो देश हित के लिए ज़रूरी होता है और देश हित को ध्यान में रखकर उत्पादन किया जाता है। तो इसमें कौन है? उपभोक्ता सम्राट, उसमें राष्ट्र हित। अब निजी क्षेत्र में अंतर में हम समझें राजनीतिक प्रभाव यानी पॉलिटिकल इफेक्ट। तो जो निजी क्षेत्र होते हैं उसमें राजनीतिक प्रभावों से मुक्त रहता है, यानी इसमें सरकारें, मंत्री वगैरह इनके कार्यों में कोई इंटरफेयर नहीं करती हैं। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में ये सभी कार्यों में इंटरफेयर करती हैं क्योंकि इनसे संबंधित ये रहता है। ठीक है, ये चीज़ पॉइंट समझ में आए। आगे के पॉइंट हम समझें जो हमको समझना बहुत ज़रूरी है इसके बारे में जानने के लिए। आगे हम देखें नियंत्रण। तो नियंत्रण, निजी क्षेत्र पर नियंत्रण कौन रखता है? वहाँ का मैनेजमेंट। तो नियंत्रण और संचालन करने का अधिकार पूंजीपतियों के पास होता है। जिन लोगों का उद्योग होता है वही अपने कार्य क्षेत्र पर नियंत्रण भी रखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में नियंत्रण और संचालन का अधिकार सरकार के पास होता है। शोषण, इसमें बेरोजगारी और शोषण का भय बना रहता है। इसमें क्या रहता है कि बेरोजगारी इसलिए बनी रहती है क्योंकि इसमें काम का स्थायित्व नहीं पाया जाता। कर्मचारियों के कार्य का जो टाइम है वो स्थिर नहीं रहता है, मतलब एक तरह से उसमें डर रहता है काम का, है ना। तो इसमें क्या बेरोजगारी रहती है, जो व्यक्ति का जो रोजगार होता है वो स्थायी नहीं होता है। निजी क्षेत्र में जो भी व्यक्ति काम करता है उसका रोजगार कैसा होता है? स्थायी प्रवृत्ति का उसमें अभाव रहता है, इसलिए इसमें और शोषण, उसमें उनकी आवश्यकता से अधिक काम लिया जाता है। तो इस प्रकार इसमें शोषण और बेरोजगारी दोनों प्रकार का भय बना रहता है। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में ये दोनों चीज़ों से मुक्त रहता है। लाभ, इसमें व्यक्तिगत लाभ को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी क्षेत्र में जो भी उत्पादन किया जाता है वो उत्पादित वस्तु, जो भी वस्तु बनाई है उसका मूल्य व्यक्ति अपने हित में यानी अपने लाभ को ध्यान में रखकर निर्धारित करता है, यानी सबसे उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में समूह यानी सामूहिक लाभ को ध्यान में रखा जाता है। देश की जनता को अधिक से अधिक कल्याण पहुँचे, जनता की भलाई के लिए जो काम किया जाता है उसी हिसाब से उस वस्तु की कीमत रखी जाती है। सामाजिक कल्याण, यह सामाजिक दोषों से ग्रस्त होता है, मतलब इसमें सामाजिक कल्याण के बारे में नहीं सोचा जाता। ये केवल अपने पर्सनल हित के लाने, पर्सनल हित या लाभ को अधिक करने से संबंधित होता है। और सार्वजनिक क्षेत्र में सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है। निजी क्षेत्र का कार्य क्षेत्र कैसा होता है? छोटा होता है क्योंकि ये वहीं कार्य करता है जहाँ उसको लाभ होता है, इसलिए पिछड़े और दूर दराज क्षेत्रों में अपना कार्य संपन्न नहीं करता। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें हम तो सार्वजनिक क्षेत्र में क्या रहता है? इसका क्षेत्र व्यापक होता है। ये जो उन जगह ये कार्य करना ज़्यादा अधिक पसंद करता है जो मतलब पिछड़े हैं
और सार्वजनिक क्षेत्र से भी पीछे हुए हैं, तो उन क्षेत्रों को संतुलित विकास पर बल देता है। लाभ का उपयोग, यह लाभ का पूंजीकरण करता है, जन सामान्य हितों को ध्यान में नहीं रखता, कुछ ही लोगों के हित का वर्धन होता है। निजी क्षेत्र में क्या करता है कि जो भी लाभ आता है उसको पूंजी बनाकर फिर से इन्वेस्ट करता है, वो अपने कार्यों को ध्यान में रखकर पूंजी का पूंजीकरण करता है, जबकि जो सार्वजनिक क्षेत्र में के उपक्रम से जो लाभ होता है वो देश हित के और सामाजिक कल्याण के लिए उपयोगी रहता है। व्यक्तिगत, इसमें व्यक्तिगत हित को महत्व दिया जाता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में राष्ट्रीय हित को महत्व दिया जाता है। इस प्रकार इन पॉइंट्स के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि इन पॉइंट्स के माध्यम से हमने दोनों क्षेत्रों के अंतर को समझा, और इन्हीं अंतरों के आधार पर अगर हमसे किसी क्षेत्र के बारे में बोला जाए या लिखने को कहा जाए तो हम इन पॉइंट्सों के आधार पर उसका वर्णन आराम से कर सकते हैं। जबकि आज का हमारा टॉपिक अब हम पढ़ेंगे संयुक्त क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में? संयुक्त क्षेत्र, ज्वाइंट सेक्टर। ये क्या होता है ज्वाइंट सेक्टर? जैसा कि हमको मालूम है कि जो भी उत्पादन होता है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग किया जाता है, लेकिन संयुक्त क्षेत्र में क्या रहता है कि जब किसी बड़ी परियोजना को संपन्न करने के लिए अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़े, अधिक मात्रा में प्रबंधक की आवश्यकता पड़े, संचालन क्रियाओं की या तकनीकी की, तब ये दोनों जो क्षेत्र होते हैं सार्वजनिक और निजी मिलकर जब काम करते हैं तो उसको हम ज्वाइंट सेक्टर बोलते हैं। इसमें सरकार की भूमिका 51% रहती है और निजी क्षेत्र की भूमिका 49% रहती है। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या समझेंगे कि संयुक्त क्षेत्र में काम करने से किस प्रकार के लाभ होते हैं। श्रेष्ठ प्रबंध, बेस्ट मैनेजमेंट। संयुक्त क्षेत्र को सरकारी और निजी दोनों प्रकार के प्रबंध कुशलता का लाभ मिलता है, क्योंकि देखो जब सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र मिल जाता है तो दोनों जो अनुभवी होते हैं और दोनों के जो कर्मचारियों की श्रेष्ठ कुशलता होती है, मिलकर काम करती है, तो इससे मैनेजमेंट में कुशलता प्राप्त होती है। इस प्रकार इसलिए प्रबंध कैसा रहता है? श्रेष्ठ रहता है, और इन क्षेत्रों के दोषों का निवारण हो जाता है। यानी जो भी कमियां होती हैं इन क्षेत्रों में जब एक दूसरे मिलकर काम करती हैं तो ये दोनों अपनी कमियों को दूर करती हैं और इस प्रकार दोनों क्षेत्र लाभ उठाते हैं। तो पहला लाभ क्या है? श्रेष्ठ प्रबंध। दूसरा बात है पूंजी की पर्याप्तता। जब दोनों क्षेत्र मिलकर काम करते हैं, संयुक्त क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों द्वारा पूंजी लगाई जाती है, तो जो पूंजी की कमी किसी एक क्षेत्र को झेलनी पड़ती है, तो दोनों के मिल जाने से पूंजी की कमी पूरी हो जाती है और बड़ी से बड़ी ये परियोजनाएं संचालित हो सकती हैं, क्योंकि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों द्वारा ही पूंजी लगाई जाती है। बड़े पैमाने पर उत्पादन, बृहद पैमाने पर उत्पादन के लिए संयुक्त क्षेत्र अधिक उपयुक्त रहता है। जब कोई उत्पादन बड़े क्षेत्र पर करना हो तो हमको संयुक्त क्षेत्र के द्वारा उत्पादन जो किया जाता है बहुत अधिक रहता है, क्योंकि इसमें पूंजी की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता भी रहती है और प्रबंध, पूंजी और प्रबंध दोनों की कुशलता से बड़े पैमाने पर वांछित मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है। विदेशी पूंजी की सुलभता, इसका मतलब होता है विदेशी पूंजी की आसानी से सुलभ हो जाना। संयुक्त क्षेत्र में उपक्रम को विदेशी पूंजी तथा सहायता आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जब ये दोनों क्षेत्र मिलकर काम करते हैं तो इनको विदेशी पूंजी भी आसानी से प्राप्त हो जाती है, क्योंकि विनियोजक भली भांति जानते हैं कि ऐसे उपक्रम को सरकारी संरक्षण मिलने की प्रचुर संभावना है, क्योंकि इसमें सार्वजनिक हित भी शामिल रहता है, तो सरकार द्वारा जो सुविधाएं भी इन क्षेत्रों को मिल जाती हैं, इस कारण आराम से विदेशी पूंजी की सुविधा भी इनको मिलती है। मांग और पूर्ति में संतुलन, संयुक्त क्षेत्र में उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, जिससे मांग और पूर्ति में संतुलन बना के रखा जा सकता है। मांग के अनुसार हम पूर्ति को भी बढ़ा सकते हैं। जोखिम का बंटवारा, संयुक्त क्षेत्र में जोखिम का बंटवारा हो जाता है। जब दोनों क्षेत्र मिलकर काम करते हैं, अगर कोई हानि होती है तो दोनों क्षेत्र बराबरी से उसको उठाते हैं। इस प्रकार किसी एक उद्योग को विशेष रूप से हानि का प्रभाव नहीं पड़ता है। वांछित विकास, संयुक्त क्षेत्र की स्थापना से देश में उद्योगों का वांछित मात्रा में वांछित क्षेत्र में अधिक विकास संभव हो जाता है। जब ये बड़े पैमाने पर कोई उत्पादन करते हैं तो देश में उद्योगों की संख्या ही बढ़ती है। उद्योगों की संख्या बढ़ने के कारण
उस देश का, वहाँ के क्षेत्र का सबका डेवलपमेंट होता है, इसलिए इस विकास संभव है। अब हम इसके पढ़ेंगे संयुक्त क्षेत्र के और भी कई लाभ हैं विकासशील देशों के लिए अधिक उपयोग। ऐसे देश जो भी पूरी तरह विकसित नहीं हुए हैं उनके लिए इस तरह का जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। जनता को लाभ क्यों रहता है? क्योंकि इसमें सरकारी क्षेत्र भी शामिल रहता है, इसलिए वो जनता के हित में ध्यान में रखकर काम करता है और जो भी वस्तु बनाई जाती है उनकी कीमत जनता के हित को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। पिछड़े क्षेत्र में इसमें इन्वेस्ट जो किया जाता है ज़्यादातर ऐसे क्षेत्रों में जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उस जगह इसमें इन्वेस्ट किया जाता है और वहाँ पर डेवलपमेंट किया जाता है, उद्योगों को विकसित किया जाता है, जिससे वहाँ का क्षेत्र भी विकास की ओर चल पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे, जैसा कि हमको मालूम है कि अभी हम क्या पढ़ रहे थे, संयुक्त क्षेत्र के लाभ। अब संयुक्त क्षेत्र की कुछ हानियाँ भी हैं। देखो, जहाँ लाभ होते हैं वहाँ हानियाँ होती हैं। सबसे पहली हानि जो मुख्य हानि है वो है विवाद और मतभेद। इसमें क्या होते हैं, दोनों प्रकार के वर्कर होते हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप भी रहता है। तो राजनीतिक हस्तक्षेप होने के कारण, मंत्रियों के बार बार आने जाने के कारण या अपनी सलाह नीति देने के कारण दोनों प्रकार के क्षेत्र के कर्मचारियों में, मुख्य अधिकारियों में आपसी विवाद होता रहता है। और इस विवाद के कारण कई बार तो ऐसा होता है कि कार्य प्रणाली में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है और कार्य पूरा नहीं हो पाता है। परिणाम उत्साहवर्धक नहीं। इसमें क्या बताया गया है कि इस क्षेत्र के परिणाम उत्साहवर्धक नहीं रहते, मतलब जिस उत्साह से काम किया जाता है उस उत्साह से एक अनुमान मुताबिक परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। निजी क्षेत्र सदैव अपने हित की बात करता है, वो अपने हित को ध्यान में रखकर काम करता है। और इस प्रकार क्या होता है कि जो सरकारी अधिकारियों को ये भ्रष्टाचार के माध्यम से या मतलब एक तरह से घूस देकर अनुचित लाभ उठाने के लिए तत्पर रहता है, मतलब अपने हितों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। इसके बाद है एकाधिकारी प्रवृत्ति। एकाधिकारी प्रवृत्ति में क्या होता है कि जो दोनों क्षेत्र मिलकर काम नहीं करते हैं, इसमें हर एक अधिकारी अपना स्थान अधिक बनाना चाहता है, जैसे कि एकाधिकार का रूप धारण कर लेता है। इसमें उपभोक्ता वर्ग को बहुत नुकसान होता है और वह शोषण का शिकार हो जाता है। यानी निजी क्षेत्र क्या करता है, अपने क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, अपने लाभ को अधिक करने के लिए वो सरकारी कर्मचारियों को एक तरफ से रिश्वत देकर उनके अधिकारों को अपने पास प्राप्त कर लेता है और फिर वो अपने हित में ध्यान रखकर कार्य करता है, जिससे गरीब जनता को और सामाजिक कल्याण को बहुत नुकसान पहुंचता है। अब वह राजनीतिक हस्तक्षेप में क्यों बताया, क्योंकि इसमें दोनों संगठन मिलकर काम करते हैं, तो इसमें सरकारी जो क्षेत्र होते हैं वो बार बार कार्यों के संबंध में बार बार हस्तक्षेप करते हैं। इस कारण कार्य को पूर्ण रूप से प्राप्ति नहीं हो पाती है। अपव्यय का खतरा, अपव्यय नहीं होता है नुकसान। संयुक्त क्षेत्र में अनावश्यक व्यय बढ़ने का खतरा बना रहता है। क्योंकि इसमें अलग अलग संघों के दबाव में कर्मचारी को रोजगार और अधिक भुगतान करने पड़ते हैं। प्रबंधक वर्ग इससे व्यक्तिगत लाभ उठाते हैं। यानी इसमें अलग अलग कार्यों के संबंध में मतलब कर्मचारी जो रहते हैं उनको कई प्रकार खर्चे देने पड़ते हैं और इस खर्चों के कारण जो ये संस्था होती है उसमें अनावश्यक व्यय बढ़ जाता है। बड़े पैमाने के उत्पादन के दोष। संयुक्त क्षेत्र में ना चाहते हुए भी बड़े पैमाने के उत्पादन की बुराइयां और दोष व्याप्त हो जाते हैं। इस प्रकार के जो व्यवसाय रहते हैं वो छोटे उद्योगों के लिए उपयुक्त नहीं रहते हैं। इसमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। इसका कारण क्या है कि अभी तक हम पढ़ रहे थे कि ये क्षेत्र अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं और मतलब प्रतिस्पर्धा होती है निजी क्षेत्र में और सार्वजनिक क्षेत्र में, लेकिन जब ये दोनों ही मिलकर काम करेंगे तो इनके सामने एक तरह से कॉम्पिटिशन नहीं रहेगा और कॉम्पिटिशन ना रहने के कारण ये वस्तुओं में एक तरह से जो शुद्धता और उच्च किस्म की जो वस्तुएं मिलती थी उसमें अभाव पाया जाता और स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा न रहने का एकाधिकार प्रवृत्ति अपने लगेगी। तो इस तरह से हमने ये पॉइंट समझे, एक संयुक्त क्षेत्र और के अर्थ, उसके लाभ और उसके दोष। अब